प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारी टर्म्स जो है वो सेट्स की यूज हो रही हैं। अब सेट्स के हिसाब से पहले आपको मैं सेट्स की कुछ नोटेशन बता देता हूँ, और अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत जैसे नॉट ए का लिखने का तरीका, नॉट ए फॉर एग्जाम्पल इजिकल टू ए बार, यानी कि ए नहीं चाहिए। ए और बी, ए और बी मतलब ए यूनियन बी। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक इसी तरीके से बी बट नॉट ए सिमिलर हो जाएगा नीदर ए नॉर बी, तो वो बराबर हो जाता है ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए। फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, अगर एटलीस्ट वर्ड आता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, अब हालांकि एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी में अपने पास तरीके हैं। ऐसे एग्जैक्टली वन ऑफ, पहले मैं आपको ए और बी बताता हूँ। वन ऑफ, फिर आप समझ जाएंगे ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया ए, जब ए चाहिए आपने ए ले लिया तो बी नहीं चाहिए। यूनियन अगर बी चाहिए तो ए नहीं चाहिए। इसी प्रकार अगर सी के लिए होता तो ये चीज तो हम पहले भी कर चुके हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अगर एंड सी बोलता तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, फिर यूनियन, या फिर हम लोग बीच में प्लस लगाते बी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, या फिर प्लस सी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इस तरीके से। अब ऑल थ्री ऑफ एबीसी, ऑल थ्री ऑफ एबीसी मतलब ए यूनियन बी यू, सॉरी एबीसी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये छोटी छोटी टर्म्स है। इसके बाद है एग्जैक्टली टू ऑफ। अब जैसे एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी आता है, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी मतलब ए चाहिए बी चाहिए पर सी नहीं चाहिए। अब यूनियन, अकॉर्डिंग टू सेट्स हम यूनियन लगाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी जब हम इसको यूज करेंगे तो हम, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ के लिखा रहे हैं तो हम लोग यूनियन लगा रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बीच में हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। यूनियन, अब ए बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए पर बी नहीं चाहिए। यूनियन बी चाहिए, सी चाहिए पर ए नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी और एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ जिस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए अगर आपको बात समझ में आ गई कि कंडीशनल है क्या, तो क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि P ऑफ A बाय B, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का मतलब हुआ कि B जो इवेंट है वो हो चुका है, B इवेंट हो चुका है। अब A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब P ऑफ A बाय B जो है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P ऑफ A बाय B का मतलब, अब देखिए P ऑफ A बाय B मतलब हुआ कि B इवेंट हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसका मतलब ये जो नोटेशन है ये बताना चाह रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो इवेंट है, अब B हो चुका है तो और A के होने की उस पर प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए अब इसमें भी बात में दो केसेस आते हैं। अगर सपोज कीजिए दोनों इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि एक का होना दूसरे के होने को इफेक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। अगर एक का होना दूसरे के होने को इफेक्ट नहीं करता, अच्छा उसकी भी केसेस हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए बी हो चुका है, अब बी के होने से अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों के अंदर क्या हो, कुछ पार्ट जो हो क्या हो, कॉमन हो।
अगर वो कॉमन पार्ट नहीं है तो फिर आप P ऑफ A बाई B का जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी B हो चुका है, अब A के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब अगर मान लीजिए कुछ भी पार्ट उसके अंदर कॉमन नहीं है, कि A और B के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B यानी कि यहाँ पे जो इस वाली पार्ट को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए किन किन केस में होती है, पहले मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सपोज, अच्छा ए और बी तो दो इवेंट है, यानी कि बी एक इवेंट है जो कि हो चुका है, यानी कि जो भी इवेंट आपको गिवन होगा वो इवेंट बी है, और जो इवेंट हमसे पूछा है वो इवेंट वहां पर ए कंसीडर किया जाएगा। तो सारे के सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको सैंपल स्पेस जनरेट करना है, जैसा कि आप 11th क्लास में करते आए थे। उसके बाद आपको बी डिफाइन करना है, फिर ए डिफाइन करना है। इनको आपको वर्ड्स में डिफाइन करना है कि बी क्या है फिर ए क्या है। अब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, ये चीज गिवन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को टॉस किया 3 बार, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है, इसने खुद बताया है कि ई जो इवेंट है वो है हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ जो इवेंट है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अभी देखिए यहां पर ये कह के चल रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड आउट करना है, या इसने बोला है मुझे निकालने के लिए। अब एक कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस करूंगा तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, 2 की पावर 3। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n बराबर जो भी जैसे मान लीजिए अगर कॉइन का केस है तो 2 की पावर n, और अगर इन केस डाइस है तो 6 की पावर n। तो जब मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा सबसे पहले कि उसने 3 बार कॉइन को उछाला है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, सॉरी कॉमा, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, यहां से हेड टेल टेल। बिना सैंपल स्पेस के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे आप लोग। टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और एट द लास्ट टेल टेल टेल। ये इस तरीके से आपने इसका सैंपल स्पेस बनाया, 2 2 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 बराबर कितना हुआ 8, तो सैंपल स्पेस कितने का बन गया 8 का। अब इसमें क्या बोल रहा है, ई जो इवेंट है, ई इवेंट क्या बोल रहा है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, मतलब हेड जो है वो थर्ड टॉस पे आना चाहिए। तो एलिमेंट्री इवेंट ई हेड ऑन द थर्ड टॉस ने मेंशन कर रखा है, तो सबसे पहला हो जाएगा आप लोगों का एच एच एच, हेड ऑन द थर्ड टॉस, फिर एच टी एच, टी एच एच, उसके बाद टी टी एच। 2 2 4 आपके यहाँ पे से ये निकल कर आ गए। तो और उसकी एफ के केस के लिए कितना हो जाएगा, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस कौन कौन से, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड हेड हेड, और एक केस कौन सा हो जाएगा, हेड हेड टेल। यानी एलिमेंट्री इवेंट ये बना, ई जो इवेंट है वो ये बना, तो ये कितने में से बना, 2 2 4 और 4। इसका अब नीचे से जो डिवाइड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो कौन सी हो जाएगी, सैंपल स्पेस वाली। 4/8 विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एफ इवेंट है, एफ इवेंट में कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/8 विल बी इक्वल्स टू 1/4। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, जिसका फॉर्मूला कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल कर आ गया, एक ही कॉमन निकल के आ रहा है, हेड 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 और हेड हेड हेड। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे उसके इसके लिए भी जो टोटल होगा वो सैंपल स्पेस वाला इवेंट होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 डिवाइडेड बाय कितना 1/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। किसी को कोई भी डाउट है अगर इस चीज के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। फिर देखिए
इसे मैं बता रहा हूं। देखिए इसी तरीके से जितना पहले जब आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें, आज जैसे शुरू करें या कल शुरू करें, जब भी शुरू करें, तो आप पहले बेसिक 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 क्वेश्चन लेके चलना, वो आपको पढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप फिर आगे A couple has two children. Find the probability that both the children are boys. If it is known, अब जो यहाँ पे वर्ड है if it is known, तो अब आप शुरू से या तो हैबिट में लेके चलिए कि ई इवेंट जो है वो हम मुझे निकालना है, और जो एफ इवेंट है वो मुझसे इन्होंने पूछा है। तो सपोज कीजिए अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, अब दो बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, ये दोनों, ये सब पॉसिबिलिटीज है। ये सारा जो निकल के आया आपका सैंपल स्पेस निकल कर आया। अभी क्या बोलता है, सबसे पहला केस बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। जो ई एलिमेंट्री इवेंट है उसमें क्या बोला है कि दोनों के दोनों लड़के क्या हो, दोनों के दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो। और एफ जो एलिमेंट्री इवेंट है, एफ एलिमेंट्री इवेंट, if it is known that if it is known that the older child is boy, if it is known that the older child is boy, इसका मतलब जो बड़ा वाला है वो लड़का होना चाहिए, तो यानी कि बॉय बॉय और बॉय गर्ल। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट कितना निकल कर आ गया, बॉय बॉय। तो आपको निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, 1/4, सॉरी, probability of E by F is equal to probability of E intersection F upon probability of F. So probability of E intersection F is equal to 1/4 and probability of F is equal to 2/4. वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। किसी को कोई भी डाउट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से है, इसी का एक पार्ट है। अब जैसे ये सही है, थर्ड केस है, इसी में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा कि both the children are boys if it is known that at least one of the children is a boy। इसे मैं मिटा रहा हूं। इसने क्या बोला, थर्ड केस में बोल रहा है both the children are boys, उसके बाद सेकंड केस में बोल रहा है कि if it is known that at least one of the children is boys। तो यानी कि ई जो इवेंट है वो ये बोल रहा है पहले वाले केस के लिए बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, की उसको ये पता है, ये ई जो इवेंट है ये मालूम है, वो कह रहा है कि यार दोनों लड़के जो है वो, दोनों बच्चे जो हैं वो लड़के थे। और एफ जो इवेंट जो पूछना चाह रहा है वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आपको ये बताना है इफ इट इज नोन दैट, अगर हमें ये पता है इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब कम से कम एक तो लड़का है, तो मिनिमम जो है लड़का होने की वो एक है, तो दो भी हो सकते हैं क्योंकि वो वर्ड वहां पे यूज हुआ है एटलीस्ट, कम से कम एक या एक से ज्यादा। तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, मतलब उसमें क्या कहना चाह रहा है वो, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, कम से कम एक तो लड़का है, तो एक लड़का होने बॉय गर्ल गर्ल बॉय, और फिर गर्ल गर्ल नहीं लेके चल सकते इसके अंदर, कम से कम एक तो लड़का चाहिए और दोनों दो लड़के भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल के आ जाएगा, बॉय बॉय, यानी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल सैंपल स्पेस कितने का हो गया, 4 का, तो ये कितना हो गया, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आ गया आपका 1/4, ये भी आ गया आपका 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फॉर्मूला किसका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 3/4। वैल्यू कितने निकल के आ गई, 1/3। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। अब थोड़ा सा ठीक सवाल कराता हूं, अब देखिएगा।
जैसे कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज खोल के बैठिए, बताता हूँ कौन सी पार्ट वन है। पेज नंबर 235, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 235, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ऐसे मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा मैं। Ten cards numbered from 1 to 10 are placed in a box and mixed up thoroughly. 10 कार्ड थे 1 से 10, तो सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 डॉट 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 10। इन्हें मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। If it is known that, known मतलब इवेंट हो गया, जो इवेंट आपको पता है। If it is known that number of the drawn card is more than 3, यानी कि जो भी कार्ड इन्होंने, अब मैं ई और एफ लेके चल रहा हूँ, तो एफ वो इवेंट है जो मुझे मालूम है। If it is known that the number of the drawn card is more than 3, यानी कि जो कार्ड निकाला था उसका जो नंबर था वो 3 से ज्यादा था, तो नंबर मोर देन 3 मतलब हो गया आपका 4 5 6 डॉट 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 कहां तक हो जाएगा 10 तक। और ई जो एलिमेंट्री इवेंट हुआ आपका, उसके लिए क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ इवन नंबर। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर कैसा हो, इवन हो। तो ई इवेंट क्या हो जाएगा कि वो सारे के सारे नंबर जो इवन है, अब चाहे वो छोटे हो 3 से, चाहे वो बड़े हो 3 से, उससे लेना देना नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये आपके सारे के सारे इवन नंबर 1 से लेके 10 तक के बीच के आ गए। अब मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में निकल के आ रहा है आपका, यहाँ पे 4 से आ रहा है, तो 4 6 8 10 ये निकल के आ रहे हैं सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 2 तो 4, यानी कि 4/10, सैंपल स्पेस 10 का है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 4 से लेके 10 कितना हो जाएगा, 6/10, सॉरी 7/10, 6/10, 4 से काउंट करें 7/10, वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4/7। तो ये छोटा सा सवाल था। इसी के बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए उसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, उसे करा रहा हूं सवाल। देखिए बोल रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। If it is known that, अब ये पता है कि that out of 430 10% of the girls studied in class 12, ये बात आपको मालूम है। इसका मतलब ये एलिमेंट्री इवेंट जो हुआ वो क्या हो गया, एफ। मतलब अगर आप एफ को वो कहते हैं जो नोन इवेंट है, और ई जो इवेंट है जो आपको निकालना है, जिसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीज पता है कि उसमें से 10% जो लड़कियां हैं वो क्लास 12 के अंदर है। What is the probability that a student choose randomly from which randomly studied in class 12 given that the chosen student is a girl? अब इतने बच्चों में से एक, what is the probability that the student chosen randomly studied in class 12 and given that the chosen student is a girl? कि क्लास 12 में से हमने एक बच्चा पिक आउट किया, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमने पिक आउट किया है वो जो है वो लड़की है, जो भी बच्चा हमने पिक आउट किया वो क्या है, लड़की है। तो देखिए यहाँ पर बॉयज को लेकर कोई काम नहीं करा गया है, तो उसकी वैल्यू निकालने की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे थे, जिसमें से 430 जो है यहाँ पर क्या है, लड़कियां हैं। तो 430 लड़कियां हैं, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडीड इन क्लास 12। अच्छा, इट इज नोन दैट 430 that out of 430 10% of the student of the girls studied in class 12। अब उसके बाद what is the probability that the student chosen randomly studies in class 12?
तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज हमको मालूम है वो कौन सा हो गया, एलिमेंट्री इवेंट एफ। यहाँ पे नंबर ऑफ लड़कियां जो पढ़ रही है वो कितनी हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो गया 430/1000, 430/1000। और प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट वो पूछ क्या रहा है मुझसे, पी ऑफ ई पूछ रहा है। अब पी ऑफ ई क्या है कि जो लड़की हमने पिक आउट करी है, जो लड़की हम लोगों ने वहां से पिक करी है, वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, वो क्लास 12 में पढ़ती है। तो अब क्लास 12 में पढ़ने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ई निकालना है। तो टोटल क्लास 12 में पढ़ने वाली बच्चियां कितनी होगी 43, क्योंकि इसका 10% पढ़ रही है, 430 का 10%, सॉरी हाँ सही है। तो कितना स्टूडेंट आ गया, टोटल 43 गर्ल्स आ गई क्लास 12 में पढ़ने वाली। तो यानी कि वैल्यू कितनी हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 43/1000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, वापस से दोनों का कॉमन निकल के आ जाएगा। तो दोनों का कॉमन कितना निकल के आ जाएगा 43/1000। अब हमसे पूछा क्या था उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। तो ये बताना है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़की जो चूज करी गई है क्लास 12 की, सॉरी जो बच्चा चूज किया गया क्लास 12 में से वो लड़की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि 43/1000 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 430/1000। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहाँ पे 0.1। किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। नहीं है तो आगे चलते हैं। देखिए इसे बता रहा हूं, अब आप क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 5 ही देखिए अगला। डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार फेंका है। 3 बार फेंकने का मतलब 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 216। अब सर 216 का सैंपल स्पेस थोड़ी बनाएंगे अब। सर बिल्कुल हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। सर एक बार फिर से बता दो, कौन सा वाला, वही एग्जांपल। पहले वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखो एक स्कूल में बच्चियां थी, एक स्कूल में कितने 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चों में से 430 लड़कियां थी, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो हेलो। जो हाँ, तो एलिमेंट्री इवेंट, अब उसमें देखो पहले आपको सिर्फ ये जस्ट देखना है कि यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो क्या है। वो गिवन कंडीशन ये थी कि उसने बता दिया कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कितनी है 430 है। तो 430/1000 उसने ये बोला। अब उसने बोला क्या है कि ई इवेंट, उसने क्या बोला है ई इवेंट, वो पूछ क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने एक लड़की रैंडमली क्लास 12 में से पिक करी है। और क्लास 12 में से जो लड़की जो सॉरी एक बच्चा उसने क्लास 12 में से पिक किया, उसने लड़की स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, एक बच्चा उसने क्लास 12 में से पिक किया है। और वो ये पूछ रहा है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़की हो। हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। तो अब मुझे, तो मैंने प्रोबेबिलिटी इवेंट ई जो है वो क्या निकल कर आएगा, वो बच्चियां जो क्लास 12 में पढ़ रही हैं। तो जो क्लास 12 में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो 430 जो टोटल लड़कियां हैं उनका कितना है 10%। तो 430 का 10% कितना हो गया 43, 43 है। है ना। तो 43 बच्चियां वो है जो क्लास 12 में पढ़ रही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब वो तो सर पूछ ही ये रहा है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, बट हमें ये पता कैसे लगेगा कि पी ऑफ ई क्या लेना है, पी ऑफ एफ क्या लेना है? यही तो मैंने सबसे पहले सिखाया। जो भी कंडीशन आपको गिवन होगी ना, जैसे वो बोलेगा कि आपको ये पता है कि यहाँ पर इतना है, वो कंडीशन आपका एफ होगा। और जो भी कंडीशन आपसे पूछेगा वो हाँ कंडीशन आपका ई होगा। अब आया समझ में, हाँ यही सर। तो मैं हाँ आपको इतनी देर से कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। अब देखिए इस हिसाब से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 43। 430 टोटल लड़कियां हैं, 43 12वीं के अंदर है, तो दोनों का कॉमन कितना आ जाएगा 43 43। अपॉन 1000, है ना, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एफ कितना हो जाएगा 430/1000, यानी 43 बटा, हाँ
तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है अब आगे चलता हूँ। हाँ थैंक यू। ओके, अब देखिए अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस। देखिए आप क्वेश्चंस को वर्ड टू वर्ड करते जाइए। पहले से आप प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी के बाद आपको अच्छी बुक, एक बुक आपको करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उसके पीछे रीजन है, प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी किताब से नहीं आता है पेपर के अंदर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। अब यहाँ तो इसने ऑलरेडी दे रखा है, ए और बी डिफाइन कर रखे हैं, पहले तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे वो आगे पूछ भी ही रहा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस चीज की संभावना बतानी कि ए की प्रोबेबिलिटी बतानी कि बी ऑलरेडी हो चुका है। ए बराबर किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आइए चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। अब इसने क्या बोला है, a dice is thrown 3 times, events A and B are defined as follows। A क्या है, 4 on the third row। अब देखिए डाइस को आपने 3 बार उछाला है, सैंपल स्पेस बनेगा 216 का। 216 का सैंपल स्पेस बनाने का तरीका देख लीजिए आप लोग। ओहो 216 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 216 का तो कोई तरीका नहीं है, वो तो जो स्टेप बाय स्टेप है वो वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। 36 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 ऑन द थर्ड रो। अब 4 ऑन द थर्ड रो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको भाई इंस्पेक्शन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, आपको काउंट करने पड़ेंगे भाई टोटल है कितने, क्या कितने हैं, क्योंकि 216 एलिमेंट्री इवेंट आप लिखने नहीं बैठोगे वहां एग्जाम के अंदर। 1 1 1 फिर 1 1 2 फिर 1 1 3 फिर 1 1 4। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग को जोड़ देंगे तो आप ये जस्टिफाई कर देंगे कि ए इवेंट निकल के क्या आने वाला है। आपसे ए इवेंट उसने क्या पूछा है कि 4 ऑन द थर्ड रो। तो 4 ऑन द थर्ड रो आप कुछ जरा सोचिए कि पहले तो पहली रो में आएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4, फिर 1 1 5 1 1 6 इनको तो हटाओ, फिर उसी के बाद 1 1, ये तो इस तरीके से आया। अच्छा इसने बोला है 4 ऑन द थर्ड रो, तो मतलब मुझे सेकंड रो वाले तो काउंट ही नहीं करने। तो इसी तरीके से जो 1 है वो अपनी सेकंड रो में चलेगा, फिर किस तरीके से चलेगा 1 2 फिर 1 1 2 फिर 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 4। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। फिर इसी तरीके से 1 आगे, फिर थर्ड रो में कब वापस से इस्तेमाल आ जाएगा 1 2 4 के बाद वापस 1 3 4, फिर 1 4 4 1 5 4 1 6 4। इतनी बात हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से आप 1 में लेकर चले हैं उसी तरीके से आप 2 में भी लेकर चलेंगे, उसी तरीके से आप 3 में भी लेकर चलेंगे। लेकिन हाँ ठीक सेम तरीका आपको उसको किस में लेने का है, 4 में लेने का है। आप 4 1 4 फिर 4 2 4 4 3 4 4 6 4। अगर किसी को बात नहीं समझ में आ रही, मैं कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक इसी तरीके से आप 4 वाली रो लेके चलेंगे, 5 वाली रो लेके चलेंगे, 6 वाली रो लेके चलेंगे, तो ए एलिमेंट्री इवेंट आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है बी कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड रो। अब 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड रो का एक ही कॉलम बनेगा, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 4 5 6, इस तरीके से एक ही कॉलम बनेगा इसका। अब निकालना क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऊपर वाला क्या चाहिए था, लास्ट रो में 4 चाहिए था, और यहाँ पर जो बी वाले में एक ही में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से जो कॉमन पार्ट निकल कर आएगा वो एक ही निकल कर आएगा, 6 5 4। तो 6 5 4 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लग जाएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने। आई सवाल सिंपल था, इसमें बात केवल सैंपल स्पेस बनाने की थी। अगर किसी को नहीं आया तो मैं फिर बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एग्जांपल 7 पे, क्योंकि एग्जांपल 6 बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 7, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लीजिएगा, ये ट्री टाइप क्वेश्चन है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन।
Consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die. Find the कंडी, वो बात की बात है, पहले जो कह रहा है उतना बना लेते हैं। ये कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस कीजिए, अगर वो टेल शो करता है तो आपको दोबारा से हेड शो सॉरी डाइस उछालनी है, और अगर वो हेड शो करता है तो दोबारा से आपको कॉइन उछालना है। तो मैं यही हाथ के साथ आपको सैंपल स्पेस का नंबर क्या होगा वही बता दूंगा। देखिए यहाँ हेड, यहाँ टेल। अब अगर हेड आया तो फिर से उसने कॉइन उछाली, यानी हेड टेल और हेड हेड, और अगर ट्रेल्स आता है तो उसने डाइस उछाली, यानी कि T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो आपने हेड उछाला, हेड उछालने पर दो बार कॉइन वापस से कॉइन उछला, और ट्रेल्स आने पर वापस से डाइस उछली। अब यहां पर आप ये सुनिए कि इनका सैंपल स्पेस का एलिमेंट्री इवेंट का नंबर क्या होगा। मतलब इसमें अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो देखो सैंपल स्पेस में सारे आ जाएंगे, एच टी, एच एच, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये सारा सारा जो है आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस जो है, और सारा सारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे, तो जो भी ये पेयर में नंबर आ रहे हैं, एच एच, एच टी, T1, T1, T2 डॉट 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 इस तरीके से T6, ये इस तरीके से आपका फॉर्म हो गया। अब देखिए इसने क्या बोला है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। इस चीज की तो आपको बतानी है, प्रोबेबिलिटी की जो डाइस है वो 4 से बड़ा नंबर शो कर रहा है, और गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। जबकि आपको जो गिवन पार्ट है, यानी कि जो एफ पार्ट, मैं आप पे एफ पार्ट ले लेता हूँ गिवन पार्ट को, तो ये कह रहा है कि इसमें से एटलीस्ट वन टेल, कम से कम डाई जो है, जो भी इवेंट है वो कम से कम एक टेल तो शो कर रहा है। तो एक टेल शो करने का मतलब क्या हुआ, हेड टेल, फिर टेल 1, टेल 2, चलते चलते कहां तक, टेल 6 तक। अब ये है कितने उसकी बात अभी कर लेते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ आया कितना उसकी बात अभी करते हैं। इसी प्रकार आपसे ई क्या पूछा है उसने, ई पूछा है कि कहां चला गया, हाँ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 वाले कौन कौन से हो जाएंगे, T5 और T6। इसका मतलब ये समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो हुआ वो कितना आया, T5 और T6। अब इनकी वैल्यू कितनी है वो देखना है। देखिए हेड और टेल डिवाइड हुआ 1/2 1/2 में, हेड टेल 1/2 1/2 में डिवाइड हुआ यहाँ पे। उसके बाद हेड को दो पार्ट्स में और ब्रेक किया, तो यहाँ कितना आ गया 1/4, और यहाँ भी कितना आ गया 1/4, क्योंकि दो और पार्ट्स में ब्रेक हुआ ये। अब यहाँ पे जो टेल है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते कितना हो जाएगा 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, यानी कि एच टी का प्रोबेबिलिटी की सॉरी एच टी का जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, एच एच की प्रोबेबिलिटी की इवेंट की जो सॉरी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, T1 की प्रोबेबिलिटी 1/12, T2 की प्रोबेबिलिटी 1/12, T3 की प्रोबेबिलिटी 1/, इन सब की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है कितनी आ रही है 1/12 आ रही है। अब देखिए ई जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, हालांकि T5 और T6 दो ही कॉमन निकल के आ रहे, तो T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 कितना हो जाएगा 2/12 2/12 मतलब 1/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए पहले T1 से लेके T6 को काउंट कर लीजिए, 6 टाइम्स ऑफ 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, तो 6 टाइम्स ऑफ 1/12 ये तो बन के आ रहा है, और फिर एच टी यानी कि 1/4, तो 6/12 का मतलब हुआ 1/2, और एच टी का मतलब हुआ 1/4, दिस विल इक्वल टू 3/4। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका निकल कर आया 1/6/3/4। तो जो भी रिजल्ट निकल कर आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/9। किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं।
अगर किसी को डाउट नहीं है तो अब आप लोग एनसीईआरटी 13.1 करना, कल आप इसके डाउट पूछना। इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, जैसे कि कुछ एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, an instructor has question bank considering 300 easy true false questions। पहले एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसके पास, फिर 500 इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके पास, और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके पास। तो वो टोटल ट्रू फॉल्स का टाइप कितना हो गया देख लीजिए। इजी वाला, अच्छा चलो बाद में बात करेंगे इसकी भी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। अब एक क्वेश्चन निकाला क्वेश्चन बैंक से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ये तो बताना है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, यानी कि ई इवेंट हो गया इजी क्वेश्चन। अब जितने भी इजी क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। इफ इट इज, अब ये चीज गिवन है, इफ इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, ये वाला पार्ट यहाँ पे गिवन है कि अगर वो जो क्वेश्चन है वो किसका है, एमसीक्यू का है, यानी कि जो एलिमेंट्री इवेंट बी हुआ वो क्या हो गया, एमसीक्यू वाला पार्ट हो गया, और ए जो हुआ वो इजी वाला पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ए जो इवेंट है वो मैंने नाम दे दिया कि इजी टाइप क्वेश्चंस हैं, और बी जो इवेंट है वो उसको मुझे पता है कि वो कैसा पार्ट है, वो एमसीक्यू पार्ट है। तो पहले अगर मैं, अब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले इजी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करिए। तो इजी में मेरे पास 300 ट्रू फॉल्स है और 500 500 एमसीक्यू है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन मेरे पास हो गए 300 प्लस 500 इक्वल टू 800। फिर इसी प्रकार से उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी में क्या बोला है, इफ इट इज नोन दैट इट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं, ये तो सारे ट्रू फॉल्स हैं, और एमसीक्यू टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू में सारा आ जाएगा। तो 500 400 टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए 900। हालांकि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं, पहले फिर बताता हूँ। तो ये हो गया आपका 900। अब उसने क्या बोला है, ये हमें पता है कि जो क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है वो एमसीक्यू का है, क्वेश्चन जो भी सेलेक्ट हुआ है वो एमसीक्यू का है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, एक तो वो इजी है और ऊपर से वो एमसीक्यू का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500। अब क्वेश्चन ये है कि 500 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बी जो कितना हो गया 500 हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी गिवन एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन एनी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मुझको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मालूम है, तो वो डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 900, वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5/9। हालांकि ये क्वेश्चन अगर हम क्लास में होते तो आप लोग खुद करते, ज्यादा बेटर होता आप लोगों के लिए। चलिए कोई ऑप्शन नहीं है राइट नाउ। ये क्वेश्चन वो है जो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपका बेस बनाते हैं। अब मजबूरी ऐसी है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद है, तो आगे सिंपल सिंपल है क्वेश्चन सारे, कुछ सब बड़ा नहीं है। मैं आपको एक ढंग का क्वेश्चन कराता हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडम एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11। दो इंटीजर्स सेलेक्ट किया हमने, और कहां से कहां तक, 1 से 1 to 11 के बीच से हमने दो इंटीजर सेलेक्ट किए। ये बोलता है इफ द सम इज इवन, इफ द सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both numbers are odd, both are odd।
उसने बोला है 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 11 फ्रॉम 1 to 11। अब वो बोलता है इफ द सम इज इवन, मतलब ये इवेंट गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इंटीजर्स आर ऑड, ये हमको बताना है। तो पहले सम इवन, इफ द सम इज इवन, ये पहली बात हमको मालूम है। और फिर ये बताना है कि वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, जो नंबर्स आपने लिए हैं वो कैसे होंगे। और तो जो भी कॉमन पार्ट होगा वो निकल कर आएगा यहाँ से, इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट होगा, क्योंकि 2 ऑड को जोड़ने पे भी इवन मिलता है और 2 इवन को जोड़ने पे इवन तो मिलता ही मिलता है। तो उसने बोला कि सम जो है दो नंबर्स का वो क्या है, इवन है। अब सम इवन है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर है 1 से लेकर 11। 1 से लेकर 11 में आपके पास 5 इवन नंबर हो गए और 6 ऑड हो गए। पांच इवन 6 ऑड। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ए इवेंट क्या हो गया आपका। ए इवेंट हो गया कि उसने क्या बोला, इफ द सम इज इवन और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑड। और ये आपको मतलब निकालना है, तो ए इवेंट में वो मान लेता हूँ जो आपको पूछा है कि दैट बोथ आर ऑड, कि दोनों के दोनों कैसे हो, ऑड हो। बोथ द चूजन नंबर आर ऑड, ऑड मेंशन कर देता हूँ। और जो बी इवेंट है, जो इवेंट आप लोगों को गिवन है यहाँ पर कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ द चूजन इज इवन, कि जो सम ऑफ द चूजन नंबर इज इवन, तो बी आपका वो इवेंट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि ए अपॉन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए बोथ द चूजन नंबर्स आर ऑड। ऑड कितने हैं मेरे पास, 6। और बी जो इवेंट है, बी इवेंट है द सम ऑफ द नंबर्स चूजन, द सम ऑफ द नंबर्स चूजन इज इवन, यानी कि जो भी सम आया वो कैसा है, इवन आया, वो बी इवेंट हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो अब आप पहले ये देखिए कि कितने तरीकों से आप नंबर चूज करें और जो सम है वो कैसा आए, इवन आए। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि बी इवेंट की पहले बात कर रहा हूं मैं। तो बी इवेंट हमारा क्या है कि दो नंबर जो आपने चूज किए उनका सम कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो देखिए अगर आप दोनों के दोनों इवन लेंगे तो भी इवन आएगा, और दोनों के दोनों अगर आप ऑड लेंगे तो भी इवन आएगा। यानी कि 5 में से कोई भी दो नंबर का सम इवन आएगा। आप कोई भी दो नंबर 5 में से उठा के देख लीजिए, दो इवन नंबर का सम जो होगा इवन आएगा। और एक तरीका और है कि आप 6 में से कोई भी दो नंबर लेंगे उनका सम भी कैसा आएगा, इवन आएगा। तो ये तो हो गया मेरा प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट, क्या हो गया, बी, कि भैया इस तरीके से मैं जो नंबर है वो जिनका सम जो आ रहा है कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, मैं इस तरीके से वो चूज कर सकता हूँ। और टोटल क्या हो जाएगा, 1 से लेके 11 तक के जितने भी नंबर है उसमें से दो नंबर कोई भी चूज करें तो कितना होता है, तो 11C2, ये इसके नीचे भाग हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 11C2। आगे देखिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, बोथ द चूजन आर ऑड। तो बोथ चूजन आर ऑड कितना हो जाएगा, 6C2 बट्टा 11C2। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना निकल के आ रहा है, 6C2। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6C2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5C2 प्लस 6C2। किसी बच्चे को अगर यहाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, कि नहीं समझ में आया तो फिर बता दूंगा मैं।